नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। हम पढ़ रहे थे आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का पीजी लेवल का पोर्शन। कल क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब रेगुलर क्लास होगी, प्रत्येक दिन एक टॉपिक को क्लियर करेंगे और अपना टारगेट है 15 दिनों का, उनको लेके चलेंगे और आसानी से इस सिलेबस को हम पूरा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था, पिछली एक तकनीक पढ़ी थी जिसमें हमने उनके बारे में पूरा जैसा कि कल हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पूरा अध्ययन किया था। आज हम फोटो कैलोरीमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। फोटो कैलोरीमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ से एग्ज़ाम में दो प्रश्न पूछे जाते हैं, फोटो कैलोरीमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए शुरू करते हैं। फोटो कैलोरीमीटर की खोज जूलियस डेबोस्ट्यून द्वारा की गई। स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी खोज की बात करें तो अर्नोल्डो बेकमैन द्वारा की गई। ये बेसिक सी बातें हैं, पूछते तो नहीं है लेकिन पूछ भी सके तो इसको थोड़ा बहुत याद रख लेना। अब इन तकनीकों में गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। ये बात याद रखना। स्पेक्ट्रोस्कोपी या फोटो कैलोरीमीटर में किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें होता क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकाश और प्रतिदर्श के मध्य अंतर क्रिया करवाई जाती है। यानी यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लाइट है उनको प्रकाशित किया जाता है तथा जो प्रतिदर्श यानी सैंपल होता है, उस सैंपल के मध्य अनुक्रिया करवाई जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थ जो लाइट का अर्थ होता है विद्युत चुंबकीय प्रकाश। फोटो कैलोरीमीटर आरपीएससी में पूछा गया है कि यह किस प्रकाश पर कार्य करता है? तो दृश्य प्रकाश की परिधि पर कार्य करते हैं। दृश्य प्रकाश की जो रेंज होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, वो 400 से 700 जो nm यानी नैनोमीटर की होती है। और दृश्य प्रकाश का अर्थ होता है शुद्ध प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। प्रकाश द्वारा इसके रंग का मेजरमेंट किया जाता है। 400 से 700 के मध्य, या कोई फिक्स नहीं है, 400 से 700 के मध्य कहीं भी लैम्डा हो सकती है। जब किसी विलियन या बायोलॉजिकल सॉल्यूशन पर विद्युत चुंबकीय तरंग डालते हैं तो विलियन द्वारा अवशोषित प्रकाश की मात्रा अवशोषण क्षमता कहलाती है और इसे विलियन की प्रकाश घनत्व या ऑप्टिक डेंसिटी भी कहेंगे। अवशोषण क्षमता जब किसी विलियन पर, ये कोई विलियन है, इस विलियन पर जब प्रकाश डालते हैं, विलियन पर प्रकाश को डाला जाता है तो इसमें विलियन कितनी क्षमता को एब्जॉर्ब करेगा, वही क्षमता हमें अवशोषक क्षमता कहलाती है। और इसी को ही हम जो ऑप्टिक डेंसिटी या प्रकाश घनत्व भी कहते हैं। विलियन को पार करके जो जाने वाली ट्रांसमिटेड लाइट यानी पारदर्शी लाइट होती है उसे हम ट्रांसमिटेंट कहते हैं। उस विलियन को क्या कहेंगे? ट्रांसमिटेंट। ये प्रकाश है, प्रकाश ये कोई पात्र या प्रणाली है जिसमें विलियन उपस्थित है। अब इसमें से इस पर विद्युत चुंबकीय प्रकाश आपतित किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट आपतित की, इसके बाद इससे क्या हुआ? अवशोषण हुआ। इस विलियन द्वारा प्रकाश का अवशोषण हुआ। शेष जो अवशोषण के पश्चात लाइट जो निकली लाइट है उसे हम ट्रांसमिटेड लाइट या पारदर्शी लाइट भी कहते हैं। आपतित प्रकाश है
या अवशोषित प्रकाश है, ये अपवर्तित प्रकाश है। अपवर्तित प्रकाश को ट्रांसमिटेड लाइट कहते हैं। ये फॉर्मूला I0 का अर्थ होता है कुल प्रकाश जो आपतित प्रकाश हो रहा है, जिसमें से अवशोषित प्रकाश और ट्रांसमिटेड दोनों प्रकाश इसके अंतर्गत आते हैं। अब लैम्डा की बात कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रकाश की तरंग की ऊर्जा बराबर h/μ। यहाँ h का अर्थ होता है, ये प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होता है। ये बेसिक सी बात है। इसमें आपको याद रखने योग्य बात है कि ऊर्जा बढ़ेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी और लैम्डा कम होगी, क्योंकि ऊर्जा है जो आवृत्ति के समानुपाती होता है और लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती। जो ऊर्जा है आवृत्ति के समानुपाती एवं लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए ऊर्जा बढ़ेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी और तरंगदैर्घ्य का मान कम होगा। ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं जिसे आप याद रख सकते हैं। कम तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य की ओर, अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा की तरफ और अधिक आवृत्ति से कम आवृत्ति की तरफ एक क्रम दिया गया है, जिसमें कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो, ये सारी तरंगदैर्घ्य दे रखी है। कॉस्मिक रे की लैम्डा सबसे कम, लैम्डा का अर्थ होता है तरंगदैर्घ्य, और ऊर्जा सबसे अधिक, क्योंकि जिसकी लैम्डा कम होगी उसकी ऊर्जा अधिक होगी। सबसे अधिक लैम्डा रेडियो तरंग की होती है, वहीं सबसे अधिक लैम्डा रेडियो तरंगों की और सबसे कम ऊर्जा रेडियो तरंगों की। जिसका लैम्डा ज़्यादा उसकी ऊर्जा कम। एक्सरे उच्च ऊर्जा की होती है क्योंकि इस पर ई ज़्यादा और लैम्डा कम। ये अपनी मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में संक्रमण कर सकती है। रेडियो वेव जिसमें न्यूनतम ऊर्जा और लैम्डा सर्वाधिक होता है। मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए ऊर्जा अधिक और लैम्डा कम होता है। ये बेसिक सी चीज़ें आप याद रख सकते हो। इसमें से एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में प्रश्न पूछने के लिए बता दें आपको कि अब क्रिस्टलोग्राफी में एक्स किरणों द्वारा एक्स क्रिस्टलोग्राफी, यूवी किरणों द्वारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दर्शय द्वारा विजिबल रेज होती है उसके द्वारा विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और IR इंफ्रारेड द्वारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी काम आती है। वही रेडियो द्वारा NMR। ये बात आप इम्पोर्टेंट याद रखना, NMR में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और ESR के लिए इलेक्ट्रोस्पाइन रेजोनेंस के लिए माइक्रो जो वेव है उनका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ ऊर्जा का जो है वो परिमाप दिया गया है। एक्स रे का, यूवी, विजिबल, IR, मैग्नेटिक और रेडियो। सर्वाधिक ऊर्जा की बात करें तो एक्स रे की सर्वाधिक ऊर्जा होती है, वहीं सबसे कम ऊर्जा रेडियो की, सर्वाधिक ऊर्जा एक्स रे की। सबसे अधिक ऊर्जा एक्स रे की होती है। यहाँ ऊर्जा के घटते क्रम की बात की जाए तो सर्वाधिक ऊर्जा कॉस्मिक रे की, न्यूनतम ऊर्जा रेडियो रेज यानी रेडियो तरंगों की होती है। बात करें लैम्डा की तो सर्वाधिक लैम्डा, जो सबसे कम लैम्डा कॉस्मिक की, सबसे अधिक लैम्डा रेडियो तरंगों की होती है। आगे बढ़ते हैं मित्रों।
आगे बढ़ते हैं। आगे कौन कौन से अणुओं के लिए कौन कौन सी जो स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री है या स्पेक्ट्रो जो ग्राफी है कौन कौन से अणुओं के लिए प्रयुक्त होती है। तो देखते हैं, नाइट्रोजन बेस युक्त यौगिक है जो नाइट्रोजन 4 डीएनए है, उसकी सांद्रता के लिए हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। वहीं डीएनए की संरचना के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ, बिल्कुल आपने विलिकिंस और फ्रैंकलिन में जब डीएनए की संरचना पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा डीएनए की संरचना का अध्ययन विलिकिंस और फ्रैंकलिन ने किया। तो इसकी संरचना का अध्ययन के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एवं डीएनए की सांद्रता के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रो फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो भी साथी देख रहे हैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख के वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम अगला वीडियो जल्दी से जल्दी लाएंगे। नाइट्रोजन बेस के लिए जो यूवी लाइट अवशोषण करता है वो 260 यूवी अल्ट्रावायलेट इसकी लैम्डा तक यह अवशोषित करता है। आगे बात की जाए प्रोटीन की, तो प्रोटीन की सांद्रता के लिए हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फ्लूरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें यह बताया जाएगा कि आरपीएससी में कौन सा क्वेश्चन पूछा है। ये सारे क्वेश्चन आएंगे। प्राथमिक जो 1 डिग्री प्रोटीन होती है उसके लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जो एमिनो अम्ल जो प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं उसके लिए एडमान डिग्रेडेड मेथड का प्रयोग किया जाता है। 2 डिग्री जो प्रोटीन होती है उसके लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है अल्फा हेलिक्स, जिसमें एक बीटा प्लेटेड सीट और अल्फा हेलिक्स होती हैं। इसके लिए सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी, सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है या स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसका प्रयोग 2 डिग्री प्रोटीन की जो है संरचना ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें एक अल्फा हेलिक्स एक बीटा प्लेटेड सीट होती है। 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रयोग की जाती है। कार्बोहाइड्रेट में रंगीन रिएजेंट जो होता है 2,3 डाइनाइट्रोसैलिसिलिक एसिड, इनके लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। पीजी का जो टॉपिक है बेहतरीन टॉपिक है, जिनमें से कम 30 क्वेश्चन आते हैं। अब इम्पोर्टेंट आरपीएससी में एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, पिछली बार इनका संबंध पूछा था, फॉर्मूला पूछा था। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित होगी किस पर, विलयन पर अवशोषण होगा और जो निकलेगी किरण वो अपवर्तित होगी। अब इनमें जो आपतित किरण है, अवशोषण है, और अवशोषण और जो अवशोषण के पश्चात शेष बची जो प्रकाश तरंग है उसे हम अपवर्तित प्रकाश कहेंगे। इनके मध्य संबंध का जो सूत्र है वो लैम्बर्ट और बियर ने दिया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूछा गया प्रश्न है, पिछले एग्जाम में पूछा गया। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देख कर तो सभी जाते हैं वीडियो को, लेकिन कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता। आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ को लाइक करें। हम अच्छे टॉपिक लेके आएंगे। इसके पश्चात पॉलिटी के कुछ हिस्ट्री के टॉपिक है जो फिक्स क्वेश्चन है, जिसे हम एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर को पास कर सकें, वो फिक्स क्वेश्चन है। अब इंडियन हिस्ट्री इतनी बड़ी है
कि हम पूरा पूरा तो कर नहीं सकते, 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 में से 3 छोटे छोटे टॉपिक, ऐसे टॉपिक लेंगे जिनमें से हम 3 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। वहीं बात करें हिंदी की, तो हिंदी में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे शुद्धि और अशुद्धि का, जो गलत होता है, और एक जो ऑफिशियल शब्दावली, ये 2 टॉपिक ही हिंदी में पढ़ेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, जिससे हम 2 क्वेश्चन ये सही कर दें और जो ये गलत होते हैं अधिकतर या छोड़ दिए जाते हैं, और 3 क्वेश्चन तो आसान ही आते हैं हिंदी में। उसके पश्चात बात करें फिजिक्स की, फर्स्ट पेपर में फिजिक्स के हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे क्वेश्चन सही करवाने वाले हैं। और उसके पश्चात हम जो मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में एक टॉपिक हम लेंगे जो संख्या पत्ती वाला, जिसमें थ्योरी टाइप क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? थ्योरी टाइप। वहाँ से हम एक क्वेश्चन आसानी से क्लियर करेंगे। और बात रही करंट की, तो आपका सपोर्ट मिला, आप इसी वीडियो पर कमेंट करना कि सर डेली करंट करवाओ, तो मैं कोशिश करूँगा अच्छे नोट्स बनाऊँ प्रत्येक दिन के करंट, जिसमें एक पेज राजस्थान का और एक पेज इंडिया का। तो दोनों पेज अगर होंगे, सिर्फ डेली 2 ही पेज पढ़ना है और ख़ुद लिख लेना, जो एग्ज़ाम लास्ट में एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन हमारे पक्के हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गमाए। अब इनके मध्य संबंध की बात करें, तो लॉग आई, जो नोड अपॉन आई है, ये आपतित, जिसे हम आपतित प्रकाश का अर्थ होता है जो प्रकाश विलीन पर डाला जाता है। इनके मध्य संबंध log 1/t log ECl। अब देखते हैं इस फॉर्मूले का पूरा क्या निचोड़ है बियर के अनुसार। अब लैम्बर्ट और बियर का अलग अलग फॉर्मूले को एक साथ किया गया। आपतित प्रकाश कोण ऑफ सॉल्यूशन की कॉन्स्टेंस है, सांद्रता है यहाँ, सांद्रता, सॉल्यूशन की सांद्रता, कॉन्सनट्रेट ऑफ सॉल्यूशन के समानुपाती होता है। तो अवशोषण क्षमता क्या होती है? अवशोषण क्षमता समानुपाती विलीन की सांद्रता। तो अवशोषण एब्जॉर्बेशन जो कैपेसिटी होती है वो किसके? सांद्रता के समानुपाती होती है। अब बियर की सांद्रता के समानुपाती, इसे याद रख सकते हो कि बियर की सांद्रता के समानुपाती अवशोषण क्षमता होती है। अब एक फॉर्मूला जो बियर का है वो आप याद रखना। अब लैम्बर्ट क्या कहेगा? लैम्बर्ट कहेगा लंबाई कि अवशोषण क्षमता ए, एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी किसके समानुपाती होती है? लंबाई की। तो अब बियर क्या कहता है? बियर कहता है कि अवशोषण क्षमता किसके समानुपाती होती है? सांद्रता के। और लैम्बर्ट कहता है अवशोषण क्षमता किसके समानुपाती है? लंबाई के। अब इन दोनों को मिला दो, अवशोषण क्षमता किसके समानुपाती होती है? सांद्रता के और लंबाई के। सांद्रता कौन? बियर, और लंबाई कौन? लैम्बर्ट। ये फॉर्मूला आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया था। अब ई जो ए है, ए समानुपाती सांद्रता और लंबाई। अब ए इक्वल टू करें, जब बराबर करेंगे तो ये समानुपाती जो चिन्ह है इसके स्थान पर हम ई लेते हैं, ECl। ये भी फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया है। अब ACF FRO का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी लैम्बर्ट का जो फॉर्मूला पूछा गया है। अवशोषण क्षमता उनकी लंबाई के समानुपाती होती है। ये फॉर्मूला आप इम्पोर्टेंट याद रख लेना। C यहाँ विलयन की सांद्रता है, L लंबाई है, A अवशोषण क्षमता है, O ऑप्टिक जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपतित प्रकाश है उसका OD का मतलब होता है। ट्रांसमिटेंस, अपवर्तनांक की बात करें तो I अपॉन I0, और प्रतिशत अपवर्तनांक इसे 100 से गुणा करने पर प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। फोटो कैलोरीमीटर के कॉन्सेप्ट क्या है?
अब कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। एकदम अच्छे डायग्राम से मैंने इसको बनाया है। सबसे पहले प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत में जो बल्ब लेते हैं उसमें टंगस्टन का तंतु बना होता है। ये फ्रिंज स्लिट पाई जाती है। स्लिट से प्रकाश उत्तल लेंस एकत्र करने का कार्य यानी किरणों को एक जगह करने का कार्य उत्तल यानी बाइकॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। अब ये आगे चल के क्यूवेट जो रंगीन विलीन पाया जाता है क्यूवेट में एकत्र होगी। अब इनके मध्य एक उत्तल लेंस और क्यूवेट के मध्य एक फिल्टर पाया जाता है जिसे मोनोक्रोमेटर फिल्टर कहते हैं, जो बहुवर्णी प्रकाश को एक वर्णी। बहुवर्णी का अर्थ होता है वह प्रकाश जिसमें एक से अधिक रंग होते हैं या दो से अधिक रंग होते हैं उनको केवल एक ही रंग के प्रकाश में, एक वर्णी प्रकाश में परिवर्तित कर देता है। अब क्यूवेट के पश्चात ये फोटो सेल में जाता है। वहाँ विद्युत ऊर्जा, जो प्रकाश ऊर्जा है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अंत में गैल्वेनोमीटर होता है। इस गैल्वेनोमीटर की सहायता से रीडिंग ले ली जाती है। अब एक आप क्रम याद रख लेना, इसका क्रम पूछ सकते हैं। सबसे पहले प्रकाश स्रोत, फिर स्लिट, फिर उत्तल लेंस, उसके पश्चात मोनोक्रोमेटिक फिल्टर, मोनोक्रोमेटिक फिल्टर के बाद क्यूवेट, क्यूवेट अवशोषण का कार्य करता है। उसके बाद फोटो सेल, क्या फोटो सेल, उसके बाद फोटो सेल, फोटो सेल के बाद गैल्वेनोमीटर। ये आप क्रम याद रख सकते हो। अब क्यूवेट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्यूवेट की लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है। इसमें रेफ्रेक्टिव जो इंडेक्स होता है वह एक नियत रहता है और ये ग्लास, प्लास्टिक, क्वार्टज या सिलिका की बनी होती है। सामान्य बातें हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब ये क्रम याद रख लेना, प्रकाश स्रोत, स्लिट, उत्तल लेंस, फिर मोनोक्रोमेटिक फिल्टर, फिर फोटो सेल, अंत में जो रिकॉर्ड करता है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्रम एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे एलिजा में पिछली बार क्रम पूछा था, इसी प्रकार ये पूछ सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न बना के अच्छा प्रश्न बनेगा कि प्रकाश स्रोत का प्रयोग, फिर दूसरा ऑप्शन दे देंगे उत्तल लेंस, तीसरा ऑप्शन फोटो सेल, चौथा ऑप्शन ये देंगे मोनोक्रोमेटिक फिल्टर, फिर ऑप्शन दे देंगे। ऑप्शन के तहत इसका क्रम लिखिए, फिर 1 2 3 4 या 3 2 1 4, इस प्रकार ऐसा क्वेश्चन बना के देंगे। जो कैलोरीमीटर है प्रकाश संवेदी उपकरण है। इसकी सहायता से किसी रंगीन विलयन का अवशोषणांक एब्जॉर्बेशन ज्ञात किया और ट्रांसमिटेड मेजरमेंट कर सकते हैं। ये इसके कार्य है कैलोरीमीटर के। अब देखते हैं इसका जो विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपतित हुई है, फिर अवशोषण हुआ है, एब्जॉर्बेशन हुआ है। एब्जॉर्बेशन के पश्चात जो प्रकाश, अवशोषण और उत्सर्जन और प्रकीर्णन 3 होते हैं। अवशोषण हो जाता है, कुछ का इमिशन या उत्सर्जन हो जाता है, कुछ प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। ये प्रकाश के प्रभाव को दर्शाता है। फोटो कैलोरीमीटर है जो प्रकाश के कौन कौन से प्रभाव को दर्शाता है, तो हम बताते हैं कि ये अवशोषण को दर्शाता है, ये इमिशन या उत्सर्जन को दर्शाता है, या प्रकीर्णन स्कैटरिंग को दर्शाता है। ये 3 प्रकाश के प्रभाव प्रकाश विद्युत जो अपने फोटो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें आप याद रख सकते हो। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो अवशोषण का कार्य, क्या कार्य इनके, प्रकाश का अवशोषण करता है। कौन कौन से प्रकाश का, यूवी का कर सकता है, एनएमआर, आईआर, ईएसआर, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रकार है जो प्रकाश अवशोषण का कार्य करती है। उत्सर्जन की बात करें तो प्रकाश इमिशन
प्रकाश एमिशन फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का कार्य है। स्कैटरिंग या प्रकाश प्रकीर्णन। प्रकाश प्रकीर्णन में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी प्रकाश प्रकीर्णन में प्रयुक्त की जाती है। एक क्वेश्चन है जिसमें NaDH विलीन है, जिसमें E 0.2 है, E 5000 प्रति मीटर है और इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर मिली माइक्रोन की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि A/ECl बीयर लैम्बर्ट का नियम है। C सांद्रता है। C क्या है? सांद्रता है जो हमें ज्ञात करनी है। C सांद्रता है जो हमें ज्ञात करनी है। तो A बराबर ECl, यहाँ C सांद्रता जो हमें ज्ञात करनी है, तो C बराबर रखते हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। A ऊपर और ECl जो गुणा में होते हैं, जो ये गुणा में है, ये Cl ECl ये C के गुणा में है, जो भाग में चले जाते हैं और A यहाँ ऊपर आ जाता है। तो सारे मान दिए रखे हैं हमको। जैसे A का मान क्या है? A का मान हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? 0.2। फिर हमें जो E है, E का मान दे रखा है 5000 और L का मान 1 सेंटीमीटर दे रखता है। इसे हम गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? 2 × 10⁶ 2 × 10⁶ 5 × 10⁴। इससे जो उत्तर निकलेगा वो 40 सेंटीमीटर इसका आंसर निकले। ये बिल्कुल सिंपल है। आप गणित रफ कॉपी में करोगे तो आसानी से निकल जाएगा। अब इसके एक और विधि की बात करते हैं। प्रिज्म का प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार स्पेक्ट्रोस्कोपी पर इसको जो इफेक्ट पड़ता है। टंगस्टन जो प्रकाश स्रोत है, UV विजिबल लैंप का प्रयोग करते हैं, जिससे बहुवर्णीय यानी कई वर्ण का प्रकाश है, पॉलीक्रोमेटिक प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है और अवशोषण के पश्चात 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसे एक रिफरेंस सॉल्यूशन, दूसरा सैंपल सॉल्यूशन। अब इनमें डिटेक्टर की सहायता से इनको ग्रहण कर लिया जाता है। इनका जो डाटा को इकट्ठा कर इसकी रीडिंग निकाली जाती है। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। मोनोक्रोमेटिक फिल्टर का प्रयोग करते हैं। ये आप छोटी छोटी चीज़ें आप याद रख लें। इसमें कौन सा फिल्टर प्रयुक्त होता है और कौन से प्रकाश का यूज होता है। बिल्कुल इसी प्रकार मोनोक्रोमेटिक फिल्टर का कार्य क्या है, ये चीज़ें पूछेंगे इनमें। ये डायग्राम कोई नहीं देगा एग्जाम में। अब विलियन है, उनकी सांद्रता कितनी दे रखी है, ये आप स्किप कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये बात याद रखना कि सांद्रता बढ़ेगी और अवशोषण बढ़ेगा, पारगम्यता घटेगी। जितनी ज़्यादा सांद्र होगा, ये कम सांद्र है, इसमें अवशोषण हुआ और पार हो गया। अब अधिक सांद्रता है, सांद्रता का अर्थ है अधिक, कणों की मात्रा अधिक है, तो बिल्कुल कम ही इसका जो है पारगम्य होगा। अवशोषण क्या होगा? जो एब्जॉर्वेशन होता है वो ज़्यादा होगा और ग्राफ प्राप्त होगा। अवशोषण और विलयन की सांद्रता में सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त होगा। वहीं जो अवशोषण जो प्रतिशतता और सांद्रता में पारगम्यता का प्रतिशतता या पारगम्य है, जो पार होने वाली जो प्रकाश है, अपवर्तित प्रकाश और सांद्रता के मध्य लूप शेप प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। कौन कौन से अनुप्रयोग है जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के? तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण किसका? DNA, RNA, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम और वसाक, इनका गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है। ये बातें याद रखना। पानी में उपस्थित फिनोल, क्लोरीन, फ्लोरीन होते हैं, उनका मात्रात्मक विश्लेषण किसके द्वारा कर सकते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा। एंटीबायोटिक, विटामिन और विश्लेषण का भी कार्य स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा किया जाता है।
एस्प्रिन टैबलेट आदि उनकी शुद्धता का परीक्षण भी किसे एनालिसिस किसके द्वारा किया जाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग एप्लीकेशन है। इंफ्रारेड की देख लेते हैं। यह अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके द्वारा मुक्त मूलक का पता लगाने का कार्य करता है। IR रेड है जो इंफ्रारेड लाइट का प्रयोग करते हैं। कंपन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम बनाता है। IR की सहायता से RNA UV AUGC का अनुपात का पता लगाया। RNA में जो नाइट्रोजन बेस है AU और GC का पता कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी से लगाया जाता है? तो इंफ्रारेड की सहायता से इसका पता लगाया जाता है। इसकी सहायता से छोटे अणुओं के मध्य अंतर क्रिया का पता लगाना, जैसे प्रोटीन लिपिड, बिल्कुल सिंपल अणु है, प्रोटीन और लिपिड के मध्य अंतः क्रिया, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन के पार्ट होते हैं, तो इनकी अंतः क्रियाओं का पता लगाने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। आइसोमर, किसी यौगिक की समावयवता, आइसोमराइजेशन का पता लगाना, जैसे ग्लूकोज की समावयवता की बात करें, ग्लूकोज की समावयवता 16 समावयवी है, जो किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा पता लगाया जाता है। ऑप्टिक रोटेटरी डिस्पर्सन, खोज करता बायोट, फ्रेनेल और फोटन ध्रुवक का यूज लेते हैं। कैल्साइट क्रिस्टल निकल प्रिज्म का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयुक्त प्रकाश यूवी लाइट और इंफ्रारेड के समकक्ष प्रकाश होता है। मेजरमेंट ORD पॉलीमीटर का प्रयोग किया जाता है। इनके अनुप्रयोग है जो एप्लीकेशन है, प्रोटीन पेप्टाइड न्यूक्लिक अम्ल का निर्धारण का अध्ययन करते हैं ORD द्वारा। ORD DNA के सेकेंडरी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे A DNA, B DNA, C DNA और Z DNA जिगजैग प्रकार। एंजाइम क्रियाधर विश्लेषण ORD द्वारा किया जाता है। लिगेंड बाइंडिंग विश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट निर्धारण का अध्ययन, वहीं स्टडी ऑफ डायनेमिक प्रोटीन फोल्डिंग इन सॉल्यूशन किया जाता है। CD स्पेक्ट्रोस्कोपी, सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी, CD और ORD स्पेक्ट्रोस्कोपी संयुक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से प्रोटीन की द्वितीयक संरचना यानी 2 डिग्री प्रोटीन का जो विश्लेषण किया जाता है। 2 डिग्री में क्या होता है? अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड सीट और रैंडम कोइल उपस्थित होती है। ये 2 डिग्री का अध्ययन करने के लिए हम CD तथा ORD स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। प्रोटीन की फोल्डिंग, प्रोटीन की अनफोल्डिंग का अध्ययन भी किया जाता है। हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस में SDS पढ़ा था। SDS क्या करेगा? प्रोटीन का विकृतीकरण तथा उस पर नेगेटिव आवेश प्रदान करता है। NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, कुर्त और विथरिच इसकी खोज करता है। ये तकनीक नाभिकीय चुंबक प्रवृत्ति गुणधर्म पर निर्भर करती है। इस तकनीक द्वारा प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों की 2D और 3D संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसमें सैंपल हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। हम बात करें फोरियर ट्रांसफॉर्म की, तो FT फोरियर ट्रांसफॉर्म पदार्थ के स्पेक्ट्रम ज्ञात करने की गणितीय प्रक्रिया है, स्पेक्ट्रम विश्लेषण करती है। ACF में पूछा गया प्रश्न है, इसका कार्य का आधार क्या है? समय डोमेन को आवर्ती डोमेन में बदलना, टाइम को इसकी फ्रीक्वेंसी में बदलना। गणना हेतु इंटरफेरोम कुरियर का प्रयोग किया जाता है। उपयोग की बात करें तो उच्च वर्णीय रिजोल्यूशन, जो उच्च वर्णक्रमीय रिजोल्यूशन, उच्च से शोर अनुपात विस्तृत स्पेक्ट्रम रेंज में कर सकते हैं।
उच्च से और उच्च अनुपात में हम इसका विस्तृत स्पेक्ट्रम रेंज में आप इसका ACF में पूछा गया इसका कार्य, केवल कार्य याद रख सकते हो। तो आज स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा टॉपिक अच्छा लगा होगा आपको। हमने अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की। एक बार आप इनको अच्छे ढंग से नोट्स देख लेना। थोड़ा लेंथी टॉपिक है लेकिन इसमें एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप इन तकनीकों के कौन कौन सी तकनीकों पर गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण याद रख लेना। फिर इसमें आप फोटो कैलोरीमीटर में दृश्य प्रकाश की परिधि पर कार्य करते हैं, ये याद रख लेना। और इसके फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं वो याद रख लेना। बाकी एप्लीकेशन तो याद रखने ही हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक अच्छा गया होगा। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा आप इसको लाइक करें। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।